हाय दोस्तों, मैं वीरेन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी गुरुजी में। आज हमारा टॉपिक है रेंट एग्रीमेंट। अब रेंट एग्रीमेंट बोलने में तो बहुत इजी लगता है और समझने में लगता है कि यार है क्या रेंट एग्रीमेंट, लेकिन रेंट एग्रीमेंट एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट के रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और पीसफुली उनके जो टेनेंसी पीरियड है उसको पूरा करता है, जिससे कि उनका लीगल डिस्प्यूट कोई क्रिएट ना हो। तो अपने आप में ये अहमियत रखता है। तो कोई आज का माहौल ऐसा है कि कोई लैंडलॉर्ड है तो कोई टेनेंट है, कोई आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देना चाहते हैं तो कोई प्रॉपर्टी पे आपको रेंट पे लेना चाहता है। तो प्रॉपर्टी जो लेना चाहता है वो और प्रॉपर्टी जो देना चाहता है वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिश्ते को कायम रखने के लिए और कोई डिस्प्यूट उस रिश्ते के अंदर ना हो, तो आज इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, रेंट एग्रीमेंट, और एक स्टेप टू स्टेप इसकी सारे पॉइंट आपके सामने मैं क्लियर करूंगा कि रेंट एग्रीमेंट में होना क्या चाहिए। अब यहां पे आता है कि रेंट एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट कॉमनली दो प्रकार के हैं। पहला रेजिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट, तो दूसरा कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट। रेजिडेंशियल एग्रीमेंट तो जो सिंपल अपने वर्ड से ही पता चलता है कि रेजिडेंस के लिए कोई ले रहा है, ठहरने के लिए घर मकान कोई किराए पे ले रहा है, तो वो रेजिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट है। अगर किसी ने कोई व्यापार करना है, जैसे कि मान लो किसी ने दुकान खोलनी है, दुकान किराए पे लेनी है, वेयर हाउस लेना है किराए पे सामान रखने के लिए, फैक्ट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करने के लिए कुछ लेना है, तो वो कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट होता है। तो ये दो प्रकार के रेंट एग्रीमेंट कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब बात ये आती है कि रेंट एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां समझने की जरूरत यह है कि रेंट एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस इतनी जरूरी है कि ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिश्ते को बहुत मजबूत करता है और डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहां पे सबसे पहले लैंडलॉर्ड, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी किराए पे रेजिडेंशियल दे रहा हो या कमर्शियल दे रहा हो, और टेनेंट जो अपनी प्रॉपर्टी जो वो लेना चाहता है किराए के लिए, रहने के लिए या कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि दोनों को बिल्कुल फ्रीली माइंड होके बैठ के अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करना चाहिए। आपस में एक छोटे से छोटी टर्म्स एंड कंडीशन एक नोट डाउन पेपर पे करके उसके ऊपर डिस्कस करके, और दोनों को एग्री होना बहुत ज़रूरी है। क्यों एग्री होना ज़रूरी इसलिए है कि लैंडलॉर्ड चाहता है कि वो अपने आप को मैक्सिमम सेफ पॉइंट पे रख के चले, और टेनेंट चाहता है कि वो अपने आप को सेफ पॉइंट पे रख के चले, कि जिससे कि इन फ्यूचर लैंडलॉर्ड उसे तंग ना करे और लैंडलॉर्ड चाहता है कि टेनेंट उसे तंग ना करे। तो दोनों का जो हवा है वो बिल्कुल जायज़ है। अब इसमें यह कहा जाए कि किसका पलड़ा भारी होना चाहिए और किसका कम, तो ये गलत है। दोनों का पलड़ा बिल्कुल सेम होना, इक्वल होना चाहिए। टर्म्स ऐसी डिसाइड होनी चाहिए कि दोनों में कॉन्फिडेंस लेवल पूरा और रिलेशन बिल्ड स्ट्रांगली पॉजिटिवली हो, ऑर्गेनिक ढंग से हो। अब उसके अंदर आता है कि टर्म्स एंड कंडीशन मेनली कौन कौन सी होती है। देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस काफी तरह की हो सकती है। लैंडलॉर्ड की अपनी कई पर्सनल टर्म्स एंड कंडीशंस भी हो सकती हैं और टेनेंट की भी अपनी कुछ हो सकती हैं। लैंडलॉर्ड की मेनली ये होती है प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो उसका सबसे पहला जो होता है कि मेरी जो अमाउंट मुझे आनी है वो फिक्स हो, सबसे पहला। दूसरा चीज ये होती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम टू टाइम पे हो, वाटर कनेक्शन बिल के जो भी होंगे चार्जेस वो टाइम टू टाइम पे लो। पे होने के बाद जो कॉमन एरिया के खर्चे हैं, एक्सपेंसिव हैं, वो टाइम टू टाइम दिए जाएं और किसी पे की परंतु परंतु ना हो। और छोटी माइनर जो भी एक टेनेंट उस जगह को यूज करता है तो कुछ टूट फूट हो जाती है, तो वो भी क्लियर करना जरूरी है कि उसके अंदर, उस पार्ट के अंदर लैंडलॉर्ड का कितना शेयर आता है, कौन सा शेयर लैंडलॉर्ड का है और कौन सा शेयर टेनेंट का है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपनी क्लियर करते चले जाएंगे रेंट एग्रीमेंट के अंदर, तो कोई डिस्प्यूट का कोई कारण ही नहीं रहेगा।
और एक जो टेनेंसी पीरियड है, चाहे वो 11 महीने की है, 2 साल की है, 3 साल की है, 5 साल की है, 9 साल की है, और टेन्यूर बड़ा भी है तो कोई बात नहीं, अगर उनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है और दोनों एक दूसरे को लेकर इनसिक्योर फील नहीं करते, सिक्योरिटी फील करते हैं, तो वहां पे एक रिलेशन बिल्डअप करने के लिए हमारे को अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस हो वो पेपर पे लिखने बहुत जरूरी है। पेपर पे लिखने के जरूरी के बाद उसको टिक करना जरूरी है कि लैंडलॉर्ड का ये टर्म्स है, इसके अंदर थोड़ा सा हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। बातचीत के अगर देखिए, एक पहले तो एक हमारे को जगह पसंद करनी है, हमारे को इतना स्पेस चाहिए रहने के लिए या काम करने के लिए, तो उस स्पेस के अकॉर्डिंगली वो रेंट डिसाइड होता है। रेंट डिसाइड होने के बाद फिर उसके ऊपर एक ओवरहेड खर्चे आते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फिक्स चार्जेस होते हैं, कॉमन एरिया चार्जेस होते हैं, कई चार्जेस हैं, जो टूट फूट के चार्जेस हैं। तो वो सब किस पार्ट के अंदर आता है? वो आता है टेनेंसी पीरियड, टेनेंट के अंदर। ठीक है, टेनेंट उसको पे करेगा टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली विदाउट एनी फेल। अब दूसरी चीज आती है कि एक बड़ी बिग हैपनिंग हो जाती है, खुदा ना खास्ता कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, जो मैं बोलना नहीं चाहता, हो जाता है। आप अंडरस्टूड, आप समझदार हो, आप सब चीज को समझ लोगे कि क्या एक टेनेंसी पीरियड के अंदर हो सकता है। तो वहां पे उसका लैंडलॉर्ड का कितना पार्ट है और टेनेंट का कितना पार्ट है, ये भी बिल्कुल क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब बात ये आ जाती है कि ड्यूरेशन जो है, टेंडेंसी पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो भी फिक्स होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। तो एक मिनिमम पॉइंट भी लिखा जाता है कि टेनेंट कहता है कि मेरे को भाई मिनिमम टू मिनिमम, अगर हमारा रिलेशन स्ट्रांगली बिल्ट नहीं होता, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता, तो 6 महीने में रहूंगा। तो यहां पे एक लॉक इन पीरियड कहते हैं, इसे लॉक इन पीरियड डिसाइड किया जाता है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल समझिए इसको, ये बहुत जरूरी है। तो लॉक इन पीरियड, और लॉक इन पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है। अब उस हिसाब से आप उसको देखेंगे कि हाँ, अगर हमारा रिलेशन, हमारे टर्म्स, हमारा आपसी व्यवहार अगर सही है, तो हम इस चीज को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब क्या है कि रेंट एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन सब हमने डिसाइड कर ली, सारा कुछ हो गया। कि ये भी हो गया कि हमारा टेनेंसी पीरियड खत्म होने के बाद अगर हमने लिया कि 1 साल बाद या 2 साल बाद कितना रेंट एग्रीमेंट इंक्रीज होगा, तो वो भी रेंट एग्रीमेंट में मेंशन करना बहुत जरूरी है। और सिक्योरिटी अमाउंट एक बहुत बड़ा प्ले रोल निभाती है। कई कहते हैं कि हम सिक्योरिटी अमाउंट देंगे, टेनेंट कहता है हम सिक्योरिटी अमाउंट क्यों दें, तो एक नेगेटिव सी फील आती है। नो, इसको आप बिल्कुल भी नेगेटिव फील मत लो, इसे पॉजिटिव फील लो, क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट पहली बात रिफंडेबल है विदाउट एनी ओवरहेड। कोई उसके अंदर आपको प्लस करके कोई अमाउंट नहीं मिलेगी। जो अमाउंट आपने लैंडलॉर्ड को दी है, एक सिंपल से वर्ड में समझा रहा हूं, जो अमाउंट आपने लैंडलॉर्ड को दी है वो अमाउंट आपको लैंडलॉर्ड विदाउट एनी इंटरेस्ट वापस कर देगा। तो ये सिक्योरिटी अमाउंट रखी क्यों जाती है कि कई बार क्या होता है कि टेनेंसी पीरियड में कुछ पेंडेंसी रह जाती है, जो बिजली का बिल मान लो, पानी का बिल मान लो, और कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसिव रह जाते हैं कि जो डैमेजेस होते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो। तो उसके अंदर वो लैंडलॉर्ड सेफ पॉइंट अपना सेफ महसूस करता है कि हाँ, ये अगर नहीं देके जाते तो मैं इसको पे कर सकता हूं इनके बिहाफ के ऊपर, क्यों, इनकी सिक्योरिटी अमाउंट मेरे पास है, वो रिफंडेबल है, और बैलेंस काट के वो रिफंड कर दी जाती है। तो अब सिक्योरिटी अमाउंट होनी कितनी चाहिए? कई इसमें क्या है कि 1 महीने की लेते हैं, कई 2 महीने की लेते हैं। तो जनरली अगर मैं देखूं कि फैमिली के लिए 2 महीने की सिक्योरिटी अमाउंट कॉमनली रखी जाती है। स्टूडेंट जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी अमाउंट कितना पे करेंगे, ये भी एक इशू है। वो सिर्फ 1 महीने की सिक्योरिटी अमाउंट जनरली ओके है। अब हम आते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी अमाउंट कितनी रखी जाए। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है, वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी चलती है। कमर्शियल एक्टिविटी का एक्सपेंस, जो बिजली एक्सपेंस है, वो भी ज्यादा आता है, जो क्योंकि उसके ऊपर जो पर यूनिट का हिसाब है वो कमर्शियली नोटेड होता है। तो उसी हिसाब से सिक्योरिटी अमाउंट वहां पे 3 महीने से लेकर 6 महीने तक भी रखी जाती है। तो सबका अपना अलग अलग हिसाब है, अलग अलग पार्ट है, अलग अलग उसका मकसद है। तो इसको डिसाइड होना बहुत जरूरी है कि सिक्योरिटी अमाउंट कितनी है, और आपने जब वापसी लैंडलॉर्ड को उसकी प्रॉपर्टी देनी है तो वो सिक्योरिटी अमाउंट कितनी आपको वापस मिलेगी विदाउट एनी इंटरेस्ट। यहां पे विदाउट एनी इंटरेस्ट ये करना बहुत जरूरी है। क्यों? आप कहते हो कि लैंडलॉर्ड इतने सालों तक हमारा सिक्योरिटी अमाउंट यूज कर रहा है, तो हमारे को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जनाब, यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है, और किसी भी रेंट एग्रीमेंट पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता सिक्योरिटी अमाउंट पे। वही अमाउंट आपको
वापस कर दी जाती है। तो तीसरा आता है कि अब रेंट एग्रीमेंट की, देखिए हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशन तो डिसाइड कर ली, अब रेंट एग्रीमेंट के ऊपर हमें उसको रजिस्टर्ड करना है। तो रजिस्टर्ड कैसे करना है, तो इसके दो कॉमनली सिस्टम यूज होते हैं। पहला नोटरी से हम रजिस्टर्ड करते हैं, तो दूसरा रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करते हैं। तो नोटरी से रजिस्टर्ड करने वाला रेंट एग्रीमेंट कॉमनली यूज होता है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। जो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट, ठीक है कि स्टूडेंट आप नोटरी से रजिस्टर्ड कर रहे हैं, इट्स ओके, बट फैमिली, अगर फैमिली को दे रहे हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी अपनी किसी कंपनी को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर ही अपना रजिस्टर्ड करें, वो लीगली बेस्ट है। और आगे इन फ्यूचर में कभी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो वर्थ रखता है अपनी, पूरा उसका लीगल 100% सिक्योर है। तो अब ये आता है कि इसके अंदर एक्सपेंस तो बहुत आता होगा। नोटरी के अंदर एक्सपेंस कुछ नहीं है, उसके अंदर आप चाहे 400 रुपए का पेपर ले लो, चाहे 100 का ले लो, 500 का ले लो, आप पे डिपेंड है। लेकिन हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर अगर आपने अपने रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना है तो स्टेट वाइज, कोई भी स्टेट होगी, उस स्टेट वाइज उस पे जो नोटरी का खर्चा, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा होगा, वो सब वेरी करता है, अलग अलग है स्टेट का, हर स्टेट का अपना डिसाइड किया गया, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद आप एक टर्म्स एंड कंडीशन अपना प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद उसके ऊपर एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि कुछ रह तो नहीं गया, और दोनों अगर एग्रीड है तो उसके ऊपर राइट साइड के ऊपर लैंडलॉर्ड सिग्नेचर करता है और लेफ्ट साइड के ऊपर टेनेंट सिग्नेचर करता है। तो ये एक रेंट एग्रीमेंट है। इस वीडियो पे समझाने की ये कोशिश की है कि रेंट एग्रीमेंट कोई हवा नहीं है, एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो एक रिलेशन डेवलप करता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, कि इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट ना हो और रिलेशन स्मूथली एक टेनेंसी पीरियड जो चल रही है उसमें उनका रहे। अब बात यह आती है कि यार रेंट एग्रीमेंट का इतना तामझाम करना है, इससे अच्छा हम जाएं कहां? तो जनाब, यही तो प्लेटफॉर्म मैं आपको देना चाहता हूं। एक बहुत ही सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, नोटेट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसको बिल्कुल डिस्क्राइब करूंगा, लिखूंगा, लिंक शेयर करूंगा, markyu.in। यस जनाब, markyu.in, markyu.in। यहां पे सिंपल आपने markyu.in के ऊपर साइट पे जाना है, सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पे क्लिक करने के बाद लीगल फॉर्मेट आएगा रेंट एग्रीमेंट के लिए, जो एग्रीमेंट फॉर्मेट लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके अंदर रेंट एग्रीमेंट कमर्शियल या रेजिडेंशियल चूज करके उससे डाउनलोड कर लेना है। और सिंपल सा कुछ नहीं करना यार, सिंपल उसके ऊपर आपने अपना नाम भरना है, एड्रेस भरना है, जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं वो भरनी है, रेंट सब कुछ भरना है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी कॉमनली जो चलती हैं, जो आपको होनी चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके ऊपर दी गई हैं। और अगर आप कुछ एड ऑन उसके अंदर करना चाहते हो, कुछ हटाना चाहते हो, तो बिल्कुल हटा सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। हाँ, बिल्कुल फ्री है, टेंशन फ्री, प्लेटफॉर्म फ्री। तो बनाइए, आज ही क्लिक करिए markyu.in पे और डेफिनेटली आप बिल्कुल 100% सेटिस्फाई होंगे। और सेटिस्फाई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये एक्सपीरियंस रेंट एग्रीमेंट खुद बनाने का आपका कैसा रहा। तो यहां रेंट एग्रीमेंट तो बन गया, अब उसके जाइए उसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए। रजिस्ट्रार ऑफिस का मेरी प्रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस सबसे पहले है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई प्रोफेशनल होता है टाइम नहीं होता, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, कुछ लेट करवाना चाहते हैं कि रेंट एग्रीमेंट हम कुछ टाइम भी हमारे को छुट्टी नहीं मिल रही या हमारा टाइम नहीं मिल रहा, हमारा ये है वो है, कोई भी एक्सक्यूज हो सकता है, तो सिंपल सा जो भी स्टैम्प ड्यूटी का पैसा है वो स्टैम्प ड्यूटी आप पूरी निकलवाइए। स्टैम्प ड्यूटी पूरी निकलवाने के बाद अपने रेंट एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर कीजिए और अपनी दोनों फोटो पेस्ट कीजिए और अपने जो आधार कार्ड है, जो पैन कार्ड है, उसके ऊपर भी साइन करके उसके ऊपर मेंशन कीजिए और उसके फोटोकॉपी उसके साथ लगाइए और रख लीजिए और एक फोटोकॉपी टेनेंट को दे दीजिए और खर्चा 50-50 डिवाइड कर लीजिए। दोनों का प्रोसेस वैसे यही होता है। कई बार क्या होता है कि लैंडलॉर्ड कहता है मैं नहीं खर्चूंगा, टेनेंट कहता है मैं नहीं खर्चूंगा, तो ये आपकी अपनी सेटलमेंट है। मेरी राय जो थी वो मैंने आपको दे दी कि 50-50 एक्सपेंस करके रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड जरूर करवाइए एक रजिस्ट्रार ऑफिस में।
आपके अपने कोई भी रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो वीडियो कैसी लगी जनाब? कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, हवा तो दिमाग से निकला होगा। अगर हवा दिमाग से निकला है तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड आएगी और आपके हवा और आपके कंफ्यूजन को दूर करने में बहुत मदद करेगी। बाय, फिर मिलते हैं। बाय।